है, बस वो पर्टिकुलर समय पर आपके ब्रेन में, आपके शरीर में कुछ इस तरह के एंजाइम्स रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिससे आपकी चेतना कभी ऐसी हो जाती है, कभी ऐसा चैतन्य हो जाता है। तो वस्तुतः आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान, जिसे हम दर्शन में एक चैतन्य तत्व कहा जाता है, जिस चैतन्य के कारण शरीर में चेतना आती है, उस तरह का उसके चैतन्य का अध्ययन वो नहीं करते हैं और उसके पीछे उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो बताते हैं कि जिसे हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान में प्रत्येक वस्तु जो प्रयोग के दायरे में आ सकती है, जिसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता है, उस दायरे में आने वाली चीजों का तो वो कहेंगे कि ठीक है। लेकिन जो आत्म तत्व है, दर्शन जिस तरह से आत्मा की बात करता है, दर्शन जैसे पुरुष या उसकी चेतनता की जिस तरह से बात करता है, तो वो एक अलग तत्व है। तो उस दृष्टि से आधुनिक मनोविज्ञान या चिकित्सा विज्ञान नहीं देखते। इसलिए जब हम ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे वो जरूर आधुनिक मनोविज्ञान भी विचार करता है और चिकित्सा विज्ञान भी विचार करता है कि आखिर मनुष्य की चेतना कहाँ से आ रही है, उसकी चेतना में किस तरह से परिवर्तन होता है, वो बाहर के पदार्थों को वो किस तरह से आत्मसात करता है, किस तरह उनको समझता है, उसकी तर्क शक्ति किस तरह से काम करती है। तो इसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं और जो मेंटल अंदर के होने वाली जो प्रक्रिया है, उनका अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जिसे हम कोई चैतन्य कहते हैं, जैसे योग दर्शन में आपको हमने पढ़ाया कि योग दर्शन में क्या है कि पुरुष जब प्रकृति के साथ संयुक्त हुआ एक चेतन तत्व जड़ के साथ, तो प्रकृति में चेतना आ गई और फिर ऐसे ऐसे तत्व बना, बुद्धि बना, अहंकार बना, मन बना। मन यद्यपि जड़ है, लेकिन आत्म तत्व से, चेतना से संपृक्त होने के कारण, उससे जुड़ा हुआ होने के कारण मन में चेतना आ जाती है। तो इस तरह का अध्ययन मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। हाँ, ये दर्शन का सिद्धांत है, लेकिन उनका जो नहीं, चेतना जब नहीं रहेगी शरीर में, जो आपका मन है या जो कुछ भी आपकी चेतना है, ये तो पुरुष के संपर्क के कारण ही है। जिस समय वो चेतना निकल जाएगी तो शरीर मृत हो जाएगा, न मन काम करेगा, न बुद्धि काम करेगी, सब चीज प्रकृति का जड़ तत्व रह जाएगा। जिस दिन चेतना का संपर्क, आत्म तत्व का संपर्क इस जड़ से नहीं रहेगा, इस जड़ शरीर से नहीं रहेगा, तो कोई चीज काम नहीं करेगी। न हमारी कोई इंद्रिय काम करेगी, न बाह्यकरण काम करेंगे, न अंतःकरण काम करेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये मन का चेतनता, बुद्धि की चेतनता या हमारे इंद्रियों की चेतनता तभी तक है जब तक वो चेतन आत्म तत्व या चेतन पुरुष इस जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। चले, अब हम, मेरे विचार से हमारे साथ विद्यार्थी जिनको जुड़ना था वे जुड़ चुके हैं। अब हम अगली बात करेंगे। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले बताऊं कि मेरा रेगुलर इंटरनेट मेरे पास नहीं है। मैं अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से इंटरनेट लेकर के ये काम कर रहा हूं, और मोबाइल का डेटा कितनी देर सपोर्ट करेगा, यदि वो फुल सपोर्ट करता है देन वी विल स्टडी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बाई चांस ऐसी चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया कि जिससे ज़्यादा डेटा खर्च ना हो। और अब हम सीधे अपने विषय पर आ जाएं। सो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। हियर इज माय स्क्रीन। I hope that you are getting my screen. Yes, sir. Yes, sir. जी जी जी। और आपको मेरी आवाज भी स्पष्ट मिल रही है? Yes, sir.
तो चलिए, कल हमने पढ़ा था कुछ, हम चेतना की परिभाषा पढ़ रहे थे। तो हमने एक परिभाषा में न्याय दर्शन का एक सूत्र उठा लिया था कि भाई सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न तथा ज्ञान आत्मा अथवा चेतन के पहचान के कारण है। अर्थात ये चीजें आपको जहां लगे तो आप समझ सकते हैं वहां चेतना है, वहां आत्म तत्व है। उपर्युक्त अनुभूतियों और गतिविधियों के आधार चेतना ही है। अर्थात सुख की अनुभूति चेतना के बिना संभव नहीं, दुख की अनुभूति भी, इच्छा भी चैतन्य में ही होती है, द्वेष प्रयत्न ज्ञान इत्यादि। ये सब हमने परिभाषाएं कल देखी थी। और हमने वैज्ञानिक दृष्टि से भी चेतना के स्वरूप पर विचार किया था कि जो आधुनिक विज्ञान है, विशेष रूप से जो चिकित्सा विज्ञान है, वो बताता है कि हमारे, देखिए ना, जिस चैतन्य का, यहां मैं स्पष्ट कर दूं ये बात कि जिस चैतन्य का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है, विज्ञान और मनोविज्ञान में उस चेतना का अध्ययन नहीं किया जाता। दर्शन शास्त्र चेतना के समग्र रूप का, उसके मूल रूप का, उस मूल तत्व का चिंतन करता है, जबकि चिकित्सा शास्त्र में चेतना के मूल तत्व का अध्ययन नहीं किया जाता। हाँ, वो मानव चेतना क्या है, मनुष्य में चेतना कैसे आ रही है, या किसी पर्टिकुलर प्राणी की किसी चेतना पर वो कहना चाहे तो अध्ययन कर सकते हैं कि कोई एक विशेष जंतु किस प्रकार से सोचता है, या एक बंदर किस प्रकार से सोचता है। हो सकता है कि कुछ प्राणी विज्ञान वाले जो है ना, इस तरह का अध्ययन भी करते हों कि कोई पशु पक्षी के किसी एक समूह पर अध्ययन करके बताया जा सकता है कि पशुओं का समूह या पक्षियों का समूह किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपने वातावरण को अनुभव करता है। विज्ञान इस तरह के टुकड़े टुकड़े में अध्ययन करता है, और उसी दृष्टि से मानव चेतना के बारे में भी अध्ययन किया जाता है कि आखिर हम जो मनुष्य हैं उसमें वो चैतन्य कहाँ से आता है। तो उनकी दृष्टि में जो जड़ पदार्थ हैं वही संयुक्त होकर के कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स और ये सब मेल मिला करके एक चेतना की उत्पत्ति हो जाती है, और वो चैतन्य काम करता है। तो इस तरह की अवधारणा विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में इससे और थोड़ा सूक्ष्म जाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट चेतन की अवस्था में किस तरह का व्यवहार करेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा ये चिकित्सा विज्ञान नहीं। चिकित्सा विज्ञान तो ये है कि भाई आपकी ये चीज ठीक है तो आपकी चेतना ठीक रहेगी, लेकिन आप कोई विशिष्ट व्यक्ति किन विशिष्ट परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करेगा, ये थोड़ा और सूक्ष्म अध्ययन मनोविज्ञान में चला जाता है। लेकिन तो दर्शन शास्त्र है, अब हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से चेतना को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, मैं भी उसको जोड़ रहा हूँ। चलिए कुछ पंक्ति में पढ़ता हूं। आप देख भी रहे हैं कि दार्शनिक जिस प्रकार से चेतना को परिभाषित करते हैं वह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा से भिन्न है। आप जानते हैं कि विज्ञान जिस तरह से परिभाषित करता है वो देख रहा है कि वास्तव में चेतना हमारे ब्रेन से आती है। ब्रेन में असंख्य न्यूरॉन्स हैं, वो तंत्रिकाएं हैं, उनमें रक्त प्रवाह जब जाता है, ऑक्सीजन जाती है, वो तंत्रिकाएं जो है ना वो एक तरह से हलचल में आ जाते हैं, और उस हलचल से ही चैतन्य उत्पन्न होता है। ये विशिष्ट अध्ययन वास्तव में न्यूरोलॉजी के विद्वान करते हैं। और जैसा मनोविज्ञान के संदर्भ में पढ़ा है कि वो व्यवहार, विशेष रूप से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानवीय व्यवहार का।
तो आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान चेतना को जड़ से भिन्न स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते, ये बात आप समझ लो। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में भी कोई स्वतंत्र सत्ता है जो चेतन है, जिसकी वजह से चेतना है, ऐसा उनके अध्ययन में नहीं आता। और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ऐसे किसी सत्ता का, ऐसे किसी पदार्थ का वो प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी वैज्ञानिक या सभी मनोवैज्ञानिक चेतन सत्ता का कोई पूरी तरह निषेध करते हैं कि चेतन सत्ता होती ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। लेकिन विशेष रूप से जो मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, उसमें जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता हो ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। सत्ता तो है, चैतन्य तो है, शरीर में, हमारे ब्रेन में चेतना रहती है, ब्रेन उस सारी चेतना को कंट्रोल करता है। इस तरह का अध्ययन तो वो करते हैं, लेकिन ये चैतन्य कहीं बाहर से आता है जो सदा से चैतन्य तत्व है, ऐसा अध्ययन चिकित्सा विज्ञान में नहीं किया जाता और मनोविज्ञान में भी नहीं किया जाता। इसलिए उनके मत में यदि कोई ऐसी स्वतंत्र सत्ता है भी, यदि है, मान लो ये स्वीकार किया जाए कि कोई पुरुष तत्व है, कोई चेतन आत्म तत्व है, तो भी वह उनके अध्ययन का विषय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रयोग के दायरे से बाहर है। जस्ट अ मिनट। प्रयोग के दायरे से बाहर है। आप जैसा जानते हैं कि भाई चेतन तत्व का कोई ऐसा प्रयोग कहीं नहीं किया जा सकता, कि क्योंकि जो प्रयोग की स्थिति में है वो सब जड़ है। किसी विशेष न्यूरॉन का अध्ययन किया जाए तो वो भी एक जड़ पदार्थ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दार्शनिक लोग दर्शन शास्त्र में चैतन्य को, चेतना को, या कह लीजिए आत्म तत्व को या पुरुष तत्व को जिस तरह से परिभाषित किया जाता है, उस तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नहीं करते। यद्यपि चेतना का अध्ययन दोनों ही, चिकित्सा विज्ञान में भी, यहाँ तक कि जो हमारा बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके अंतर्गत भी ये सब अध्ययन होते रहते हैं। इसलिए हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है उसका अध्ययन थोड़ा सूक्ष्म है। देखिए, जो विज्ञान और दर्शन में ये अंतर है कि विज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। वो प्रयोग करता जाता है, जो चीज उसके ज्ञात रूप में आ जाती है उसको वो स्वीकार करता रहता है, और जो चीज अज्ञात रहती है उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन दर्शन के लिए सारी चीजें अज्ञात ही हैं। दर्शन शास्त्र अज्ञात विषयों पर ही विचार करता है। ज्ञात विषय तो विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनको जान लिया गया है वो तो फिर विज्ञान के प्रयोग का विषय बच जाते हैं, चाहे वो आपका भौतिक विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे कोई और विज्ञान हो। जो भी पदार्थ ज्ञात के दायरे में, ज्ञात का मतलब है जिसे जान लिया गया है, ऐसे दायरे में आ जाता है, वो विज्ञान का विषय होता है। जबकि दर्शन शास्त्र के लिए सारे के सारे तत्व, दर्शन शास्त्र जिन पर विचार करता है वो अज्ञात है। तो इस तरह से दर्शन शास्त्र विज्ञान के लिए आधार भूमि तैयार करता है। दर्शन शास्त्र एक थियरी प्रस्तुत करता है कि वास्तव में इस संसार में मूल तत्व इस तरह से है और इस तरह से ये संसार बनता है। इसके लिए
दर्शन शास्त्र एक तरह से परिकल्पना प्रस्तुत करता है, एक तरह से हाइपोथेसिस प्रयुक्त करता है, और फिर विज्ञान उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। जो चीज जान ली जाती है वो विज्ञान के दायरे में आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा विज्ञान का दायरा और दर्शन शास्त्र का दायरा भिन्न है। इसका मतलब यह है कि कुछ दार्शनिक ये कहते हैं कि वास्तव में जहां विज्ञान समाप्त होता है, दर्शन शास्त्र वहां से आरंभ होता है, वहां से आगे यात्रा करता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अज्ञात है। तो वस्तुतः जिस प्रकार किसी तथ्य पर विचार करने के लिए भौतिक विज्ञान की अपनी विधि है और सिद्धांत है, उसी प्रकार चेतना आदि विषयों पर विचार करने के लिए दर्शन की अपनी विधियां हैं और अपने सिद्धांत। इसलिए अतएव विज्ञान की दृष्टि से चेतना के विषय में अंतिम निर्णय की आशा करना युक्त संगत नहीं है। इसलिए विज्ञान किसी अंतिम निर्णय पर चेतना के विषय में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उसकी सीमाएं हैं, उसकी सीमा है, क्योंकि वो प्रयोगशाला से बाहर नहीं आ सकता। प्रयोगशाला में प्रयोग की दायरे में जो चीज आ जाएंगी उन पर विज्ञान विचार करता रहता है। अब हम देखें कि दर्शन शास्त्र वास्तव में चेतना को किस तरह से स्वीकार करता है। तो दर्शन में चेतना को स्वयं प्रकाश तत्व माना गया है। एक मिनट, विद्यार्थी कोई ज्वाइन करना चाहता है जी। दर्शन शास्त्र में चेतना स्वयं प्रकाश तत्व है, स्वतंत्र है। जैसा कि हमने सांख्य का अध्ययन, यदि आप में से, जो मैंने पीछे अध्ययन कराया था, आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने अध्ययन किया होगा, तो हमने जब पुरुष तत्व का अध्ययन किया तो हमें पता लगा है कि चेतना स्वतंत्र, प्रकृति जैसे जड़ एक स्वतंत्र एंटिटी है, ऐसे ही आत्म तत्व, पुरुष तत्व भी, उसकी भी स्वतंत्र सत्ता है, उसका स्वतंत्र एक्सिस्टेंस है। ऐसी बात नहीं है कि सभी दर्शन शास्त्र चैतन्य को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे शास्त्र भी हुए हैं जिन्होंने चेतना को स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं किया। आगे हम, आपके पाठ्यक्रम में ऐसा है कि हम विभिन्न दर्शनों के संदर्भ में चेतना का अध्ययन करेंगे। वेद में, उपनिषद में, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, न्याय, वैशेषिक, सांख्य। इसलिए यहाँ पर्टिकुलर हम किसी एक पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम साधारण सामान्य बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन शास्त्र में भी चेतना के स्वरूप को लेकर के भी भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। जबकि एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जो ये स्वीकार नहीं करता है कि कोई अलग से कोई चैतन्य है। जैसा आधुनिक विज्ञान कहता है ना कि भाई जड़ पदार्थ मिलने से ही एक चैतन्य उत्पन्न हो गया, ऐसे ही भारतीय दर्शन शास्त्र में भी एक दर्शन शास्त्र, एक दार्शनिक सिद्धांत या एक दार्शनिक मत हुआ है, चारवाक दर्शन। उनको प्रत्यक्षवादी दर्शन कहा जाता है। वो केवल उतने ही तत्व स्वीकार करते हैं जो हैं, जिनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से ग्राह्य हैं, उन्हीं तत्वों को स्वीकार करते हैं। और उस सिद्धांत के अनुसार इस दुनिया में केवल 4 ही तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इसके अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं है। यहां तक कि वो 5वां जो आकाश तत्व है उसको स्वीकार नहीं करते। जस्ट अ मिनट सर, कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते? नहीं जी। तो मैं कह रहा था कि चारवाक आकाश तत्व को भी नहीं मानते। पंच महाभूतों में से केवल 4 महाभूत है, क्योंकि 4 महाभूतों का आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप कहेंगे जी क्या आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता? जी नहीं होता, आकाश को आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। धरती का प्रत्यक्ष होता है, जल का प्रत्यक्ष होता है, वायु का प्रत्यक्ष होता है, अग्नि का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश तो स्पेस है, खाली स्थान है, उसका आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अनुमान कर सकते हैं। ऐसा दर्शन शास्त्र
आपको बताता है कि भाई आकाश तत्व का अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि खाली तत्व की अवधारणा भरे हुए तत्व के आधार पर ही है। कुछ चीज भरी हुई है तो बाकी खाली है, ऐसा आप अनुमान करते हैं। यदि चीज भरी ना हो तो खाली का अनुमान नहीं होगा। कोई चीज खाली इसलिए क्योंकि चीज कुछ भरी हुई है, इसलिए हमें बाकी खाली दिखती है। इसलिए आकाश जो है ना वो अनुमान का विषय है। और चारवाक दर्शन केवल पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन चार तत्वों को स्वीकार करता है। और उसकी ये मान्यता है कि ये चार तत्व ही जब किसी विशेष अनुपात में मिल जाते हैं तो उन्हीं से चेतना उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे उन्होंने एक आध उदाहरण वो देते हैं कि जैसे जो मद्य बनाते हैं वो विभिन्न प्रकार के अन्नों का रस बनाने के बाद उसको एक विशेष अनुपात में बना करके उसमें से मद उत्पन्न हो जाता है। जैसे मद्य में जैसे एक नशा उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही जब ये चार महाभूत एक विशेष अनुपात में किसी तरह मिल जाते हैं तो उस विशेष अनुपात में मिले हुए चार महाभूतों में ही एक चेतना उत्पन्न हो जाती है, और एक समय तक वो चेतना रहती है और फिर समाप्त हो जाती है। ऐसा चारवाक मानते हैं। और लगभग आप कहें कि आधुनिक विज्ञान का भी लगभग यही सिद्धांत है। यदि जड़ से ही चेतना उत्पन्न होती है तो लगभग यही बात आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है। यदि आप अलग से कोई स्वतंत्र चेतन तत्व स्वीकार नहीं कर रहे तब। लेकिन भारतीय दर्शन में अधिकांश जो भारतीय दर्शन है वो चेतना को स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, और उनके अनुसार चेतना ही सभी पदार्थों को, जिसमें जड़ भी है, चेतन भी है, शरीर, मन, निर्जीव, जीवित, मस्तिष्क, इन सब का निर्माण उस चेतना से ही हुआ है। ऐसा भारतीय दर्शन में विशेष रूप से जो अद्वैत वेदांत है ऐसा स्वीकार करता है। इसलिए मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके सामने। भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध अद्वैत मत के अनुसार यह संपूर्ण जगत चेतना का ही विस्तार है। अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। चेतन ही विभिन्न रूपों में हो जाता है। जहां चेतना का स्तर बहुत है वहां मेरे और आप जैसे लोग हैं। जैसे जैसे चेतना का स्तर घटता जाता है तो और बिल्कुल आप चले जाइए जिसे हम जड़ कहते हैं, उसे अद्वैत वेदांत में कहा जाएगा कि वहां भी चेतना है, लेकिन चेतना का इतना न्यून स्तर है कि वहां कोई अनुभूति नहीं। चेतना का तो उनकी दृष्टि में सब कुछ चैतन्य ही है, जिसे वो ब्रह्म कहते हैं। एकमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही इस जगत का निर्माण हुआ है। तो ऐसा एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत जो हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, जो द्वैतवादी सांख्य के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार तो एक ही मूल तत्व है, वो चैतन्य है, वही ब्रह्म जिसे वो कह रहे हैं, उसी से ये संसार बना है, उसी से ये संपूर्ण, हमें जहां तक जड़ तत्व भी है जिसे हम जड़ कहते हैं, वो भी वेदांतियों की दृष्टि में जड़ नहीं है। वहां चेतना का स्तर बहुत न्यून है, इसलिए हम उसको जड़ कह रहे हैं। ये अद्वैत वेदांतियों का मत है। लेकिन जो द्वैतवादी सांख्य है उसके अनुसार यह जगत यद्यपि जड़ और चेतन का विस्तार है। ये सांख्य की दृष्टि में दो मूल तत्व हो गए, एक जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष तत्व। और ये संसार जो है ना, उस जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष के संयोग का परिणाम ही है, उसी से इस जगत का विस्तार होता है। तो यद्यपि सांख्य की दृष्टि से इस संसार में जो चैतन्य प्रतीत हो रहा है वो चैतन्य जड़ और प्रकृति के संयोग से है, लेकिन फिर भी उसमें जो चेतना है
उस जड़ प्रकृति में जो चैतन्य आया है उसका कारण आत्म तत्व ही है। तो आत्म तत्व की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की जाती है भारतीय दर्शनों में, चाहे वो संपूर्ण रूप से आत्म तत्व ही हो या जड़ एक तत्व है, दूसरा तत्व आत्म तत्व है, लेकिन स्वतंत्र तत्व है। इसलिए दर्शन शास्त्र में जब चैतन्य का अध्ययन हम करते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, उसका अध्ययन समग्र रूप में किया जाता है, समग्र मूल तत्व। उसको हम टुकड़े टुकड़े में अध्ययन नहीं करते। दर्शन शास्त्र इस तरह का अध्ययन नहीं करता कि ये मानव चेतना, ये पशु चेतना, ये पक्षियों की चेतना, ऐसा अध्ययन दर्शन शास्त्र नहीं करता है। उसकी दृष्टि से चेतना का अध्ययन एक मूल तत्व के रूप में, ऐसी चेतना जो सर्वत्र है, जो मनुष्यों में भी है, जो पशुओं में भी है, जो पक्षियों में भी है, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में है, वनस्पति जगत में भी है। उसके चैतन्य का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन वो चेतना सर्वत्र हमें दिख रही है, ऐसा अध्ययन दर्शन शास्त्र करता है। उसकी अनुभूति हो रही है, उसका अनुमान हो रहा है, उसमें जीवन हमें दिख रहा है। दर्शन शास्त्र के अनुसार जीवन चैतन्य के कारण ही है। इस जड़ जगत में भी जो जीवन दिख रहा है वो चैतन्य के कारण ही है, ऐसा अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए दर्शन शास्त्र चेतना का एक समग्र रूप में अध्ययन करता है। इसलिए दर्शन शास्त्र में मानव चेतना, इस तरह के टॉपिक वास्तव में दर्शन शास्त्र के अध्ययन का उस रूप में विषय नहीं होते। अब हम देखेंगे, यद्यपि मानव चेतना जैसे विषय विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान और यहां तक कि समाज विज्ञान के अध्ययन का विषय है। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार पर विचार करता है। चिकित्सा विज्ञान हमारे ब्रेन में होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है, जो हमारे सोचने, विचारने और हमारे शरीर को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ये अध्ययन करते हैं ना कि भाई हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है ना, हमारा दायां हिस्सा हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन का बायां हिस्सा हमारे शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। और कहीं कोई चोट या कोई चीज लग जाए तो कुछ न्यूरॉन जो वहां तंतु हैं, हमारे स्नायु तंतु हैं, उनमें कोई गड़बड़ हो जाए, मान लीजिएगा कि आपके ब्रेन के दाहिने हिस्से में कोई चोट जैसी चीज हो गई, तो आपके शरीर का बायां हिस्सा जो है ना वो लकवाग्रस्त हो सकता है। तो इस तरह के विशिष्ट जो हमारे चेतना विषय का अध्ययन है, ये चिकित्सा विज्ञान के विषय हैं। और व्यवहार आदि जो है ना, ये मनोविज्ञान के विषय में। और कुछ कुछ समाज विज्ञान में भी, कि मनुष्य की चेतना को समाज किस तरह से प्रभावित करता है। समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है ना, समाज के अनुशासन के आधार पर किस तरह से अपने मनोवेगों को रोक लेता है, वो ये मान करके कि नहीं नहीं ये समाज के लिए अनुकूल नहीं है, यदि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो सामाजिक दृष्टि से लोग क्या कहेंगे। इस तरह के बहुत से जो सामाजिक अनुशासन है, वो सामाजिक अनुशासन हमारी चेतना को, हमारी मानवीय चेतना को अनुशासित करते हैं। जबकि पशुओं के संदर्भ में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए पशु जो है ना वो यादृच्छिक व्यवहार करते हैं। इसलिए कभी कभी कोई मनुष्य, यादृच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में चाहा सो कर लिया, इसे यादृच्छिक कहते हैं। तो पशुओं का व्यवहार यादृच्छिक होता है, लेकिन मनुष्यों का व्यवहार यादृच्छिक नहीं होता है। मनुष्यों के व्यवहार को, मनुष्यों का जो समाज है, जिस समाज में मनुष्य रहता है, उस समाज का जो एक अदृश्य अनुशासन है, उस समाज की जो अपनी एक मर्यादा है, वो मनुष्य की, हमारे उस चेतना को प्रभावित करती है और हमें अनुशासित रखती है। अलग अलग सामाजिकों की अलग अलग स्थिति हो सकती है। तो इस दृष्टि से समाज विज्ञान भी मनुष्य चेतना का अध्ययन करता है, लेकिन वो वास्तव में आप आ जाएं तो ये बहुत स्थूल चीज है। ये एक तरह से वास्तव में मनुष्य के व्यवहार का, उसके आचरण का,
उसके इन सब का अध्ययन हो रहा है। दर्शन शास्त्र जिसकी बात करता है चेतना, वो कुछ बहुत सूक्ष्म तत्व है जो अज्ञात तत्व है, लेकिन वो अज्ञात तत्व ये जो बाह्य विज्ञान जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वो दर्शन शास्त्र वास्तव में इन बाह्य अध्ययन करने वाले विज्ञानों को, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे समाज विज्ञान हो, उसको आधार भूमि प्रस्तुत करता है दर्शन। इसलिए मैंने देखो अंत में ये चीज लिखी कि यद्यपि मानव चेतना जैसे विषय विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं, तथापि भारतीय दर्शन और उसमें भी विशेष रूप से योग दर्शन इस विषय के अध्ययन की आधारभूत स्थितियां प्रदान करता है। इसलिए वर्तमान में जब हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में पढ़ा जाने वाला जो योग दर्शन है वो वास्तव में विशुद्ध दर्शन नहीं है, वो एक मनोविज्ञान भी है, वो एक चिकित्सा विज्ञान भी है। हम ये भी अध्ययन करते हैं कि योग दर्शन में किए जाने वाले, योग दर्शन की पद्धति में किए जाने वाले विभिन्न आसन जो है ना, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और किसी विशिष्ट रोग में क्या कोई आसन चिकित्सा का माध्यम बन सकता है। ऐसे ही योग दर्शन में क्षमा करें, कोई विद्यार्थी ज्वाइन कर रहा है, उसे ज्वाइन करा। हाँ, इसलिए योग दर्शन में जैसे क्या मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था, एकाग्र होने की अवस्था, धारणा की व्यवस्था, क्या हमारे मनोरोगों पर, क्या हमारे मन की जो गुत्थियां हैं उनके सुलझाने में और उनको सुलझा करके हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए आज का जो योग दर्शन है, इसलिए आप देख रहे हैं योग दर्शन में फिलोसफी भी है, लेकिन योग दर्शन में चिकित्सा का स्वरूप भी है, योग दर्शन में मनोविज्ञान का स्वरूप भी है, योग दर्शन में समाज विज्ञान का स्वरूप भी है। इसलिए आज योग दर्शन एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में है। इसलिए हम योग दर्शन के जिस पाठ्यक्रम में मानव चेतना जैसे विषयों को रखा है, क्योंकि योग दर्शन वास्तव में मनोविज्ञान से संबद्ध भी है, चिकित्सा विज्ञान से संबद्ध भी है, और यहाँ तक कि समाज विज्ञान से संबद्ध भी है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि योग दर्शन वास्तव में समाज विज्ञान से संबद्ध भी कैसे है। जब आप यम नियमों का अध्ययन करेंगे तो समाज विज्ञान भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो यम है ये वास्तव में हमारी सामाजिक चेतना को उद्बुद्ध करते हैं। मैं अहिंसा का पालन करूं, अहिंसा समाज में तो होगी, अर्थात मैं अपने आसपास में रहने वाले प्राणियों के प्रति अहिंसक बनूं। यदि ऐसा सब बनेंगे तो एक समाज अहिंसक समाज बनेगा। मैं सत्य भाषण करूं, क्योंकि मेरी हिंसा या मेरे असत्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है। मैं चोरी का भाव अपने मन में न रखूं, क्योंकि चोरी का भाव समाज को प्रभावित करता है। मैं समाज के संसाधनों की चोरी कर लूं तो इससे समाज में संकट आते हैं। तो आप देखेंगे कि वास्तव में योग दर्शन अपने में एक ऐसा पूर्ण विज्ञान है जिसमें आप चिकित्सा की स्थितियां भी देख रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान की स्थितियां भी हैं, जिसमें मनोविज्ञान की स्थितियां भी हैं, जिसमें समाज विज्ञान की स्थितियां भी हैं। और इस विस्तार के साथ
इस दृष्टि विस्तार के साथ वास्तव में आपको अध्ययन करना है। लेकिन इस दृष्टि विस्तार में आपका जो सूक्ष्म अध्ययन है, जिसे फिलॉसफी, योग की फिलॉसफी आपको दे रही है, उसी पर टिका हुआ होगा। क्योंकि यदि आप उसकी सूक्ष्म फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तो फिर जो है ना, वास्तव में जितना विस्तार हम योग शास्त्र के संदर्भ में समझ रहे हैं या करना चाहते हैं, उतना विस्तार हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सब अध्ययन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक चेतना के स्वरूप को, उसकी परिभाषा को जो हमने किया कि वास्तव में चेतना वह है जहां आप अपने स्वरूप को और अपने आसपास के वातावरण को समझने का सामर्थ्य रखते हैं, और जो इस समझने के सामर्थ्य को रखती है उस शक्ति को ही चेतना कहते हैं। ये चेतना की सामान्य परिभाषा हमने, फिर इसी चेतना को हमने वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा, और अब दार्शनिक दृष्टि से भी देखा। तो दार्शनिक दृष्टि से वास्तव में चैतन्य का स्वतंत्र तत्व के रूप में अध्ययन किया जाता है और समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, टुकड़े टुकड़े में अध्ययन नहीं किया जाता। इसलिए जब हम मानव चेतना की बात करते हैं तो मानव चेतना वास्तव में वो फिर हमने बाकी चेतना से उसको अलग कर लिया, और योग दर्शन को हम वर्तमान परिस्थिति में जिस रूप में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, उसके शरीर के लिए, उसके मन के लिए, उसके मानव समाज के लिए योग दर्शन कैसे उपयोगी हो सकता है, अब ये विस्तृत अध्ययन वास्तव में आज के योग शास्त्र का विषय है। इसलिए मानव चेतना का हम अलग से अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जिसे चिकित्सा विज्ञान जिस मानव चेतना का अध्ययन कर रहा है, या मनोविज्ञान जिस मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, योग दर्शन भी उसे शुद्ध चैतन्य के रूप में नहीं, लेकिन शुद्ध चैतन्य जो पुरुष और प्रकृति है उससे उत्पन्न होने वाला जो अंतःकरण जिसे हमने चित्त कहा है, वो वास्तव में वही चेतना है। उसमें अलग अलग स्तर, ये विज्ञान भी, मनोविज्ञान भी हमें चेतना के विभिन्न स्तर बताता है। एक कॉन्शियसनेस है, एक सब कॉन्शियसनेस है, एक अनकॉन्शियसनेस है। ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन चेतना के ही इन्हीं स्तरों को हमने चित्त की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं या चित्त की जो विभिन्न वृत्तियों का अध्ययन हम करेंगे, उसमें हम योग की दृष्टि से, तो हम कह सकते हैं कि योग दर्शन में जिस मानवीय चेतना की बात हो रही है, जिस मूल चेतना की बात होती है, वो तो पुरुष तत्व है, लेकिन जिस मानव चेतना की बात हम करते हैं वो वास्तव में चित्त है। चित्त का अध्ययन ही योग दर्शन के हिसाब से मानवीय चेतना का अध्ययन है जो हम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम दोनों विषयों को साथ साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक होंगे। तो चलिए, अब नाम चेतना के विभिन्न स्तर, जैसा आधुनिक विज्ञान या मनोविज्ञान में होता है, चेतना के 3 स्तर प्रायः माने जाते हैं। चेतन है, अवचेतन है और अचेतन है। तो चैतन्य के स्तर में वो सभी बातें रहती हैं जिनके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं और कार्य करते हैं। इस चेतना में मनुष्य का अहम भाव, में आइडेंटिटी, मैं की आइडेंटिटी रहती है और उसमें निरंतर विचार होते रहते हैं। तो ये चेतना का वो स्तर है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो हमारी सामान्य, यदि हम इसे दर्शन की भाषा में कहें तो ये जागृत अवस्था है। एक अवचेतन स्तर भी मनोविज्ञान अवचेतन भी स्वीकार करता है, सबकॉन्शियस। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, इस तरह की अवधारणाएं आती। अवचेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जिनका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद की जा सकती हैं। योग दर्शन में जो आप पढ़ेंगे ना, 5 वृत्तियों में एक वृत्ति जो है ना, स्मृति वृत्ति भी है, जिसे आप स्मरण करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां जो भी बाहर के तत्वों को देख रही हैं,
वो बाहर के जितने भी बिंब हैं उनका एक प्रतिबिंब हमारे चित्त पर पड़ता है और वहां एक इम्प्रिंट रह जाता है, और समय पड़ने पर हम जो है ना उसका स्मरण कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी स्मृतियां जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती, जिन्हें समय समय पर हम याद कर लेते हैं और कई बार वो अकस्मात उद्भूत हो जाती हैं। लेकिन कुछ इम्प्रिंट ऐसे भी होते हैं, मनोविज्ञान हमें बताता है कि जो सबकॉन्शियस स्तर से भी थोड़ा परे चले जाते हैं, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। यद्यपि चैतन्य है, लेकिन उस अवस्था में वो चला गया जहां से उसको दोबारा लाने के लिए बहुत प्रयत्न पूर्वक तो लाया जा सकता है, लेकिन वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। हमारे अचेतन मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए कोई बहुत पुराने विचार हमारे जीवन को यदा कदा या प्रायः प्रभावित करते रहते हैं, जिनका हमें पता नहीं। योग दर्शन में हम कह सकते हैं कि कोई पुरातन संस्कार, आगे जब आप अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन अभी अब हम ही चेतना के इस दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उस अनकॉन्शियस माइंड में कई बार कुछ ऐसी गुत्थियां पड़े रहती हैं जो बिना जाने ही हमारे संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती रहती। मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रयोगों से उस हमारे अचेतन मस्तिष्क में पड़ी हुई गुत्थियों को सुलझाने का यत्न करते हैं। योग दर्शन भी विशेष प्रकार के मेडिटेशन और इस तरह की व्यवस्थाओं से इस तरह की हमारे अचेतन मन में पड़ी हुई जो कोई भी गांठें हैं जो हमारे व्यवहार को जाने अनजाने प्रभावित कर रहे हैं, उसके लिए योग दर्शन में भी मेडिटेशन आदि की प्रक्रिया से उसको सुलझाने का यत्न किया जाता है। तो इस तरह आधुनिक दृष्टि से हम विचार करें तो हमारी चेतना के तीन है स्तर। वो एक कॉन्शियसनेस है जो हमारा एक चेतन मन है, एक सबकॉन्शियस माइंड है जो अवचेतन मन है, और एक अनकॉन्शियस माइंड है जो चेतन है। कौमा आदि की स्थितियां में ऐसी स्थिति हो जाती है जहां आप अचेत अवस्था में होते हैं, कोई चेतना नहीं है, और यहाँ तक कि उस चेतना से कौमा की अवस्था से लौटने के बाद उस समय क्या हुआ उसका आपको बोध नहीं है। तो अचेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे यत्न करने पर भी हमें याद नहीं आती हैं, पर विशेष प्रक्रिया से जिन्हें याद किया जा सकता है। तो जो अनुभूतियां एक बार चेतना में रहती हैं वे कभी अवचेतन में और कभी अचेतन मन में चली जाती हैं, और इस तरह से हमारी चेतना का प्रवाह चलता रहता है चेतन, अवचेतन और अचेतन के बीच में। तो चलिए, यहाँ तक हमने चेतना को समझने का प्रयास किया है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से। इसका अध्ययन हम करते रहेंगे, मानव चेतना के स्वरूप पर आगे हम आ जाएंगे। हमारा टॉपिक यही